Good morning, class. Today's topic for our class is branch accounting. So, what do you mean by the branch accounting, anyone? क्या समझते हैं आप ब्रांच अकाउंटिंग से? What do you mean by that term, the branch accounting? Please tell me what do you mean by the branch accounting? Students are keep on entering. They don't know the exact timing and disturbing us. Now see the branch accounting. एक्चुअल में ब्रांच अकाउंटिंग में हमने ये कंसेप्ट स्टडी किए हैं. ब्रांचेस होती हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ ब्रांचेस थ्रू द इंडिया या फिर within the India and outside the India. If an organization wants to expand its business internationally or domestically, then there is a need of a separate अकाउंट. ठीक है ना. एक सेपरेट ब्रांचेस की क्या होती है, एक सेपरेट ब्रांचेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी. देन देयर इज अ नीड ऑफ अ सेपरेट ब्रांचेस और द अदर फॉर्म ऑफ एन एंटरप्राइज. तो अब हमें फिर यानी कि एक ब्रांचेस की और हमें एक एंटरप्राइज के अदर फॉर्म की क्या होती है, नीड होती है. सो इन अ ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द ब्रांचेस एंड अ हेड ऑफिस. सो ठीक है, इफ वी हैव वन और टू और द और देन, ठीक है ना, one branches, then definitely there should be a head office who control the all the working of the branches. जो कि branches के सारे working को क्या करता है, manage करेंगे, control करेंगे. So in a branch organization there are the branches and a head office. A branch may be defined as a section of the corporate or any other form of the enterprise. एंटरप्राइज के अदर फॉर्म को या फिर कॉर्पोरेट के सेक्शंस को वो डिफाइन करता है, जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, बट कंट्रोल्ड ऑब्वियसली. मतलब ईच branches has its own set of the control, and that branches are separated from the rest of the business but controlled by a head office. और एक हेड ऑफिस के द्वारा क्या होंगे, कंट्रोल्ड होंगे, but controlled by a head office. The main head office is a parent body. ठीक है, जो the head office is the parent body that exercises control over its branches. जो कि उसके ब्रांचेस के ओवर, ठीक है, कंट्रोल को एक्सरसाइज करता है. दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द ब्रांचेस. ठीक है. सो इट इज लोकेटेड इन द मेन एरिया ऑफ द एक्टिविटी. तो ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा है कि ये एक मेन एरिया ऑफ द एक्टिविटी में लोकेट करेंगे. इट मीन द हेड ऑफिस मेन एरिया ऑफ द एक्टिविटी में लोकेट करेंगे. और उसका वर्किंग क्या होगा कि दैट इट गवर्न्स ओवरसीज, मतलब चेक करना, गवर्न करना, गाइड करना, रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज एट वेरियस ब्रांचेस की. अलग अलग ब्रांचेस में, वेरियस ब्रांचेस में एक्टिविटीज के जो भी कंडक्ट हैं उन सभी को, एक्टिविटीज की सीरीज को रेगुलेट करना, ओवरसीज करना और उन्हें गवर्न करना. क्लियर. अब है जो नाउ द ब्रांच मैनेजर्स आर अपॉइंटेड हु टेक चार्ज एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर रेस्पेक्टेड ब्रांचेस. सो ब्रांच मैनेजर्स वो होते हैं जो कि उनके चार्ज को लेते हैं, जो कि उनके चार्ज को अपॉइंट करते हैं, एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो मैनेज करते हैं. ठीक है. दी ब्रांचेस जनरली कैरी ऑन द सेम एक्टिविटीज एज दैट ऑफ देयर पेरेंट एंटरप्राइजेस. ऑब्वियसली जो उनके पेरेंट एंटरप्राइजेस यानी कि उस एक्टिविटी को कैरी करते हैं. ठीक है. तो वही एक्टिविटीज यानी कि उन्हें क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है. ब्रांचेस, ठीक है ना, जर्नली कैरी ऑन द सेम एक्टिविटीज. ऑब्वियसली दे डू नॉट कैरी द डिफरेंट एक्टिविटीज. व्हाई दे आर carrying on the same activities? Because they are the part of their parent enterprises, because the branches are the part of their the head office. क्योंकि जो branches हैं वो उनके head office का क्या है, part है. The business activities and the,
ठीक है, आर कोऑर्डिनेटेड बाय द हेड ऑफिस। तो एक जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं किनके द्वारा कोऑर्डिनेट की जाती हैं? बिजनेस एक्टिविटीज हमारी हेड ऑफिस के द्वारा कोऑर्डिनेट की जाती हैं। किस लिए? टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी इन अ बिजनेस ऑपरेशन, कि बिजनेस ऑपरेशन में उनकी यूनिफॉर्मिटी को बताने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को एंश्योर करने के लिए। ठीक है, अब है कि यहाँ पे ब्रांच क्या है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो प्लीज रिमेंबर दिस। A branch is not a separate legal entity, please understood that। ठीक है, ब्रांच है, ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस। जो आपका हेड ऑफिस है मेन, ये उसका पार्ट है, वो कोई भी एक सेपरेट क्या है, लीगल एंटिटी नहीं है। A branch is not a separate legal entity, it is simply a segment of a business। ये एक बिजनेस का सिंपली क्या है, हिस्सा है, सेगमेंट है, ये एक बिजनेस का सिंपली एक पार्ट है। सो इट इज सिंपली अ सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का ये सेगमेंट है, पार्ट है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अ ब्रांच इज क्लियरली आइडेंटिफेबल प्रॉफिट सेंटर। कह रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रांच है वो एक क्लियरली क्या है, यानी कि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफेबल प्रॉफिट सेंटर होता है। ठीक है, तो यानी अ ब्रांच इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक ब्रांच जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, ब्रांच एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये एक सिंपली बिजनेस का सेगमेंट है, बिजनेस का पार्ट है। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अ ब्रांच जो है हम उसे क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक प्रॉफिट सेंटर है। ठीक है, एक ब्रांच हमारे लिए वो क्या है, आइडेंटिफेबल प्रॉफिट सेंटर है। द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच मींस एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेड ऑफिस। ठीक है, देखो ब्रांच के कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस का एग्जिस्टेंस। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर देयर कैन बी नो ब्रांच विदाउट अ हेड ऑफिस। ठीक है, यानी कि एक अगर हमने एक ब्रांच का जो कंसेप्ट है वहां पे आपके पास हेड ऑफिस का कंसेप्ट आएगा ही, क्योंकि हेड ऑफिस नहीं होंगे तो उन्हें मैनेज कौन करेगा, उन्हें कंट्रोल करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस क्या है, हेड ऑफिस वो उसका बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस है, मेन प्लेस है। क्लियर? तो ये आपके लिए ब्रांचेस का पार्ट था। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसमें देख लेते हैं, दैट इज अ, ठीक है, ये वैल्यू एडिशंस का पार्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या है कि आपके क्वेश्चंस के साथ साथ में वो वैल्यू एडिशंस लाइक क्वेश्चंस भी हैं, वो आपको देते हैं। सो प्लीज ऑल्सो गो थ्रू विद दैट। ठीक है, आप उनसे भी क्या हो, इम्प्रूव कीजिए, उन्हें भी गो थ्रू होइए। अब स्क्रीन आप सभी को अच्छे से विजिबल होगी, आई होप सो। ठीक है, नाउ द वैल्यू एडिशन थर्ड। ठीक है, सर्फ एंड लर्न। ठीक है, इंटरनेट टू फाइंड आउट द ऑफिशियल एड्रेसेस ऑफ अ फ्यू ब्रांचेस ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, सो प्लीज ये आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर एंड ट्राई टू सर्च ऑल दीज branches। ठीक है ना, all the official address of the few branches। तो ठीक है, to find out the official addresses of a few branches of the following enterprises, whether or not branch accounting is followed in such branches। ठीक है, whether or not की जो branch accounting है वो ऐसे branches में followed होती है या नहीं होती। नंबर वन इज अवर द आईसीआईसी बैंक। ठीक है, नंबर वन branch is your the ICICI bank, second is your the Tata Motors, third is your the Johnson and Johnson, fourth is your the Wipro, and then is your the, ठीक है, Nestle। ठीक है, so please try to find out the official addresses of the these branches। I will ask, ठीक है, this in the next class। And uh, remember this, like many of the big companies have branches throughout the India। Obviously जितने भी many big companies हैं उन सभी के इंडिया में क्या है, ब्रांचेस हैं। the companies like बाटा शू, ठीक है ना, बाटा है, रेमंड, ओईसी, ओसीएम, ठीक है, एस्मा, रिलायंस, टाटा are the examples of having branches throughout the India। and the following branch accounting, so this
तो in order to manage the branches, we have to follow and understand the rules of the branch accounting. So the banks are the best examples. Obviously, banks सबसे ज़्यादा अच्छे examples हैं कि like we have uh, we have State Bank of India, Axis Bank, HDFC Bank, and we have a branches of all these banks throughout the world. So the banks are the best examples of having branches throughout the world के throughout. ठीक है, यानी कि banks are the best examples of having branches throughout the world, yet they do not follow the branch accounting system. ठीक है, yet फिर भी वो branch accounting system को follow नहीं करते. Banks following double accounting system for preparing accounts for their branches. Other examples of companies having branches but not following branch accounting system are insurance companies. ठीक है, कि like other example है companies का जिनके पास branches हैं. तो other examples of companies having branches but not following branch accounting system, लेकिन वो कोई भी ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते. ठीक है, तो इनके जो कंपनीज के जो अदर एग्जांपल्स जिनके पास ब्रांचेस हैं, तो वो क्या है, आर इंश्योरेंस कंपनीज, वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं. क्लियर, आर द इंश्योरेंस कंपनीज. नाउ द नेक्स्ट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस इन अकाउंटिंग. ठीक है, अकाउंटिंग में ब्रांचेस के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस. ब्रांचेस के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टाइप के ब्रांचेस है, सो प्लीज सी दैट. ठीक है, दिस इज द टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. ब्रांचेस के जो टाइप्स हैं, द टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. ठीक है, आपके जो ब्रांचेस है, इफ योर हेड ऑफिस इज इन इंडिया, तो योर branches may be in India or outside the India. So there are the two types of the branches. Number one is your the national, and second is your the international branches. In the national branches, we have dependent branches, and next one we have a independent branches. ठीक है, अगर हमारे पास है तो इसमें नेशनल में हमारे पास डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, और हमारे पास कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है. सो वी हैव अ डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड नेक्स्ट वी हैव अ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. So have a look on this. So for the accounting purpose, branches may be classified as a national and international branches. तो जो accounting purpose के लिए branches को हम as a national और international branches में क्या करेंगे, classified करते हैं. National branches are the branches that exist within the geographical टेरिटरी ऑफ द नेशन, जो कि नेशन की ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. सो ब्रांचेस में क्लासिफाइड एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांचेस. नेशनल ब्रांचेस आर द branches that exist within the geographical territory, and the international are those situated ठीक है ना, in other countries or outside the geographical territory of the India. So in the national, um, if we have a branch in Indian territory, the national branches may further be क्लासिफाइड एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. ठीक है, तो अगर हमारे पास नेशनल ब्रांचेस है तो हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में. सो वी मे से दैट व्हाइल द डिपेंडेंट ब्रांचेस आर डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस. ठीक है ना, फॉर देयर फंक्शनिंग. अगर जो डिपेंडेंट ब्रांचेस है डिपेंड करते हैं हेड ऑफिस पे उनकी फंक्शनिंग के लिए, इंडिपेंडेंट branches function as an independent business unit. ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांचेस डिपेंड करते हैं हेड ऑफिस पे उनकी फंक्शनिंग के लिए, और जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं वो एक एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है. प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट. ठीक है, वो अपने खुद के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं जो कि कंप्लीट है, फॉरवर्ड किए जाते हैं हेड ऑफिस को कंसोलिडेशन के लिए, एंड प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट दैट आर कंप्लीटेड एंड फॉरवर्डेड टू द हेड ऑफिस फॉर कंसोलिडेशन. क्लियर. So this is the
classification of types of branches. So types of the branches, we have a national, and second we have an international. In the national we have dependent branches, and next one we have a independent branches. ठीक है. नाउ वी हैव टू डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो अब हमें डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, इन सभी के हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर करना है. ठीक है. अच्छा, पहले इसके लिए आप ये मुझे बताइए, अभी तक जो भी हमने कवर किया है इसमें कोई डाउट है किसी को? इफ यू हैव डाउट सो प्लीज कमेंट ऑन द चैट बॉक्स. मैम ब्रांच अकाउंटिंग की नीड क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, आप अपने आप से बताइए. आपके पास अगर एक मेन हेड ऑफिस है, ठीक है, अगर आपके पास मेन एक हेड ऑफिस है, आप एक प्रिपेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट ब्रांचेस को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आप एक न्यू ऑपरेशन को, बिजनेस के operation को आप स्टार्ट चाहते हैं, तो मैम आवाज आपके ब्रेक हो लिए रही है. पॉसिबल. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. मैम वॉइस क्लियर नहीं है. हाँ, तो 2 मिनट रुको, मैं अभी बताती हूँ. Now see, am I audible now? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है. यस मैम. नीड ऑफ द ब्रांच की अगर हमारे पास नीड की होगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर बिजनेस, ठीक है, यू नीड अ अनदर टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ द एंटरप्राइजेस और नॉट. आप बताइए, अगर इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, डू यू नीड अ सेपरेट फॉर्म ऑफ द एंटरप्राइज और योर द ऑर्गेनाइजेशन? कि आप ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे फॉर्म को, एंटरप्राइज के दूसरे फॉर्म को रिक्वायर करते हैं या नहीं करते हैं, पहले ये बताओ. मैम करते हैं. यस करेंगे ना, तो ऑब्वियसली अगर Yes, आपको ma'am. एक अपने ही जैसा एक और मतलब कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बट आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सभी जितने भी आपके सारे फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, उन सभी को आप मेंटेन करो. सो आपने उन सभी को जो अदर फॉर्म्स है, ठीक है, यू आर कंट्रोलिंग ओवर द योर मेन ऑफिस, आप उस मेन ऑफिस को कंट्रोल कर रहे हो. एंड ठीक है, आप उसी मेन ऑफिस से बैठे बैठे जो जितने भी सारे अदर ब्रांचेस हैं, आप उन सभी को भी क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, उनको रेगुलेट कर रहे हो. सो अब इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक सेंस में उनको एक नाम दे दिया कि दैट इज जो आपका एक मेन जो प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है, वेयर योर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, ठीक है, दैट इज योर द हेड ऑफिस. एंड द रिमेनिंग अदर फॉर्म्स, जो आपकी रिमेनिंग अदर फॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उन्हें हम क्या बोलेंगे, जो आपकी रिमेनिंग अदर ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म है, हम उन्हें क्या, ब्रांचेस बोलेंगे. तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, ब्रांचेस में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. अच्छा, मुझे बताइए, ब्रांचेस को पैसा कहाँ से मिलता है? सो प्लीज अंडर टेल मी दिस, कि देखो हम ये डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द डिपेंडेंट ब्रांचेस? कौन मुझे बताएगा कि डिपेंडेंट ब्रांचेस का क्या मतलब होता है? प्लीज टेल मी द व्हाट यू मीन बाय द मैम डिपेंडेंट ब्रांचेस. मैम मैम डिपेंडेंट ब्रांचेस वो डिपेंडेंट होती हैं ब्रांचेस जो अपने टोटली हेड Ma'am, ऑफिस पे कंट्रोल होती है. हम्म. तो देखो, डिपेंडेंट ब्रांचेस में आपने कुछ कुछ ने ठीक बोल रहा है कि देखो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है,
कि एंटायरली, ठीक है, सभी कुछ उसके जो ब्रांच का जो अकाउंट के मेंटेन करने का मैम है, ब्रांच का जो प्रॉफिट और जो लॉस है, ब्रांच की हर डिफरेंट जो भी सारी ब्रांच चीज है। जो सारे अकाउंट हम्म। तो वो जितनी भी सारी चीज है, वो सभी कुछ क्या, वो सभी कुछ आपका हेड ऑफिस से क्या होता है, कंट्रोल्ड किया जाता है, ठीक है। वो सभी कुछ आपका हेड ऑफिस से ही मैनेज होगा, कंट्रोल्ड होगा। सो व्हेन अ ब्रांच इज टोटली, ठीक है, देखो जब एक ब्रांच है वो टोटली क्या है, कंट्रोल की गई है हेड ऑफिस के द्वारा, इसका मतलब देखो क्या है, कहने का मतलब है देखो कंट्रोल्ड बाय यू, ठीक है। देखो अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप, अब देखो आप स्टडी क्यों कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होने के लिए स्टडी कर रहे हो, कि ताकि आप एक मतलब एक आपको एक अच्छी रिस्पेक्टेबल क्या मिले, जॉब मिले, ठीक है, आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिले, आप इसलिए करना चाहते हो ना, कि आपको एक अच्छे से वो मिले। तो आप अब सिंपल है, इंडिपेंडेंट मतलब कि आप अपने पेरेंट्स से, यानी कि जो देखो हर चीज के लिए, ठीक है, कि आपको ये एक्सपेंस करना है, आपको ये खर्चा करना है, यू नो कि ठीक है, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स एक्सपेंस करते हैं, बट समवेयर कि आपके जो छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, कोई आपसे मतलब कि खर्चा मांगे, ये सब कुछ है, ठीक है ना, कि आपने कि हमने आपको इतना अमाउंट दिया था, आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये चीजें कहाँ कहाँ चलती है, कि जब हम टोटली अपनी यानी कि फैमिली के ऊपर, अपने पेरेंट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो उसी तरीके से जो ब्रांचेस होती हैं, अगर वो कम्प्लीटली अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, कि वो हर एक्टिविटीज, जितना भी कैश कलेक्ट किया गया है, कितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, पेटी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, चाहे वो उसको यानी कि कोई भी सम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, वो सब कुछ के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब कुछ के लिए वो डिपेंडेंट है, ठीक है, अपने यानी कि हेड ऑफिस के ऊपर, तो उसको डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है कि वो कंप्लीटली उसके ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं है। से मान लीजिए कि अगर आपके पास एक हेड ऑफिस है, ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी फ्रीडम नहीं होती है, या डिपेंडेंट होना बहुत अच्छा एक मतलब एक अच्छा एक्टिविटी नहीं है, या बहुत ज्यादा एक अच्छी बेकार एक्टिविटी नहीं है, दोनों के अपने ठीक है एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन मेन चीज क्या होती है डिपेंडेंट ब्रांचेस में, कि हम अगर आप कंप्लीटली अपने हेड ऑफिस के ऊपर स्मॉल स्मॉल डिसीजंस के लिए भी डिपेंडेंट होंगे, बट एक कहीं भी इमरजेंसी के तौर पे यानी कि कंटिजेंसी के तौर पे आप यानी कि वो उस ब्रांचेस के लिए, यानी कि जो आप इंडिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, वो उस समय एक अपने अच्छे से यानी कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो उन्हें ले सकती है, ठीक है, यानी कि वो उनके इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है वो उसको ले सकती है। पर यानी कि अगर वो डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो किसके ऊपर लेगी, वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस से पूछ के लेगी। मान लीजिए डिसीजन लेना है अभी, वो वेट कर रही है हेड ऑफिस का, और कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, और मतलब कि ठीक है वो जिसके कारण से हेड ऑफिस ने रिप्लाई नहीं किया, तो उस केस में क्या डिपेंडेंट जो ब्रांच है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगी, नहीं। तो उस केस में जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। सो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब में यानी कि फिर उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपके पास जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हेन अ ब्रांच इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस, कि जब एक ब्रांच है वो टोटली कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा, इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो हर चीज, ऐसा नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांच में कंट्रोल नहीं होगा, होगा, कंट्रोल्ड होगा, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं आपको यानी कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिसीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रीडम दी गई होगी, ठीक है। सो व्हेन अ ब्रांच इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस, कि जब ब्रांच है वो टोटली हेड ऑफिस के द्वारा कंट्रोल्ड की जाती है, इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसके पॉलिसीज और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में,
ठीक है, यानी कि उसके पॉलिसीज और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में हेड ऑफिस के द्वारा जब वो ब्रांच टोटली कंट्रोल्ड की जाएगी, सो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। तब हम उसे क्या, सॉरी, तब हम उसे डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। द हेड ऑफिस इन सच अ केस मेंटेन अकाउंट ऑफ द ब्रांच। ठीक है, कि जो हेड ऑफिस होता है ऐसे केस में, ठीक है, वो एक ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करता है एंड असरटेन द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द ब्रांच, और ब्रांच के द्वारा जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है, असरटेन करता है, उसे निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट डज नॉट हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट, सो प्लीज रिमेम्बर दैट वो कंप्लीटली अपने हेड ऑफिस के डिपेंडेंट है। किसके लिए? हर एक्टिविटीज के लिए। एंड डज नॉट एंजॉय मच डिस्क्रिशनरी पावर, और जो कोई भी उसकी बहुत एक अच्छी अलग एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो उसे उतना एंजॉय नहीं करता। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस फॉर ऑल इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो यानी कि अपने हर एक्टिविटीज के लिए, ऑल एक्टिविटीज के लिए अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस फॉर ऑल इट्स एक्टिविटीज एंड डज नॉट एंजॉय द मच डिस्क्रिशनरी पावर, जो कोई भी उनकी मच डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जो उनकी मेन फ्रीडम है, उसे वो एंजॉय नहीं करता। तो इट डज नॉट हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर इट्स ट्रांजेक्शन, उसकी ट्रांजेक्शन्स के लिए उसके पास कोई भी एक सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं होता। सो इट डज नॉट हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर इट्स ट्रांजेक्शन, इट रैदर ऑपरेट्स थ्रू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, जबकि ये एक हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो इसे हम देखते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस यानी कि सेल गुड्स विच आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस ऑब्वियसली, ठीक है, फॉर द कैश। कहने का मतलब क्या, कि हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से गुड्स आते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस ही यानी कि उन ब्रांचेस को गुड्स सप्लाइड करता है। जो भी हेड ऑफिस से गुड्स सप्लाइड किए गए हैं ब्रांचेस को, तो वही जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं उन्हीं गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। सो डिपेंडेंट ब्रांचेस सेल गुड्स विच आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस फॉर द कैश एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑल्सो यानी कि क्रेडिट पे। ठीक है, क्रेडिट पे भी कब करेगा, उधार पे भी कब देगा, सिर्फ अपने यानी कि हेड ऑफिस से पूछ के, अपने हेड ऑफिस से, ठीक है, परमिशन लेके। सो ऑन ऑल्सो ऑन क्रेडिट टू अप्रूव्ड कस्टमर्स इफ ऑथोराइज टू डू सो बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, यानी कि अपने कस्टमर से अप्रूव्ड करके, अगर वो हेड ऑफिस के द्वारा ऑथोराइज किया गया है, इफ ऑथोराइज टू डू सो बाय द हेड ऑफिस। सेकंड कह रहे हैं कि कैश कलेक्टेड इज डिपॉजिटेड इनटू अ लोकल बैंक। ठीक है, कि जो कैश है जो हमने कलेक्ट किया है, जो भी हमने कैश कलेक्ट किया है, वो डिपॉजिट किया जाता है लोकल बैंक में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उस लोकल बैंक में वो डिपॉजिट किया जाएगा, और वही फिर जो हेड ऑफिस के जो क्रेडिट है, हेड ऑफिस को क्रेडिट होगा। सो द जर्नली कैश कलेक्टेड इज डिपॉजिटेड इनटू अ लोकल बैंक। ठीक है, जर्नली जो भी हम कैश कलेक्ट करते हैं, वो यानी कि लोकल बैंक में डिपॉजिट होगा टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस। ठीक है, और वो हेड ऑफिस के क्रेडिट में जाएगा। तो ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रेगुलर नेचर आर पेड डायरेक्टली बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, कह रहे हैं कि रेगुलर नेचर के जितने भी सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो हेड ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली पेड किए जाएंगे। सो ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हेड ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली पेड किए जाते हैं। सो प्लीज रिमेम्बर दैट ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली बाय द हेड ऑफिस फॉर मीटिंग द पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यानी कि जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, इट मींस ब्रांच है, ब्रांच के पास भी अगर मनी है, तो वो फिर भी उन सारे एक्सपेंसेस को बिना हेड ऑफिस के परमिशन से एक्सपेंस नहीं कर रही है। तो ऑल एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्टली पेड किए गए हैं हेड ऑफिस के द्वारा। ठीक है, द ऑल एक्सपेंसेस आर मैम ये किस पेड। चीज के हेड ऑफिस की बात हो रही है? किस चीज के हेड ऑफिस? हेड ऑफिस
किस चीज का होगा? अगर मान लीजिए आपकी अपनी कोई कंपनी है, ठीक है, आपका जो मेन ब्रांच है वो मेन ब्रांच आपके लिए हेड ऑफिस हो गया। अगर आपके पास और सब्सिडरी उनकी क्या है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, कि मान लीजिए आप कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली से, ठीक है, आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इसको आप दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हो, तो जहां से आपका मेन कंट्रोल है तो वो आपका हेड ऑफिस हो गया। लेकिन उसके अलावा आपकी जो है, मान लीजिए कि बेंगलोर में एक और है, ठीक है, और आपकी बॉम्बे में है सेम, ठीक है, आपकी यानी कि एमपी में है, तो अलग अलग जगह है। तो वहां आपके लिए तो उनको कंट्रोल करना, ठीक है ना, आप कंट्रोल कर रहे हो कहाँ से, दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हो। तो ऑल दीज अदर, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ द एंटरप्राइजेस आर कंट्रोल्ड, ठीक है, बाय द मेन, जो उसका मेन एक्टिविटीज है, मेन प्रिंसिपल मेकिंग एक्टिविटीज के द्वारा कंट्रोल्ड किया गया है। तो उस केस में मेन को हम हेड ऑफिस बोलते हैं, ठीक है, और बाकी जितनी भी सारी होती है उन्हें हम ब्रांचेस बोलते हैं। क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है, तो वही लिखा है, कैश मैम। कलेक्टेड इज डिपॉजिटेड इनटू द लोकल बैंक। जो भी हम कैश कलेक्ट करते हैं वो डिपॉजिट किया जाता है लोकल बैंक में, ठीक है, टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस के क्रेडिट में लोकल बैंक में डिपॉजिट होता है। ऑल द एक्सपेंसेस हैं जो रेगुलर नेचर के आर पेड डायरेक्टली बाय द हेड ऑफिस, ठीक है, रेगुलर नेचर के जो सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो हेड ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली पेड किया जाता है। फॉर मीटिंग पेटी एक्सपेंसेस, कह रहे हैं कि पेटी छोटे 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 एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। फोर्थ इज अ फॉर मीटिंग द पेटी एक्सपेंसेस द ब्रांच अकाउंट इज प्रोवाइडेड विद कैश, ठीक है, कह रहे हैं कि छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, फॉर मीटिंग द पेटी एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट को हम कैश के साथ प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, ब्रांच मैनेजर इज प्रोवाइडेड विद द कैश विच इज रिम्बर्स्ड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। मान लीजिए कि जो ब्रांच मैनेजर है उन्हें कहा है कि जो भी जो स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस हैं आप उन्हें कैश से डील कर दो, और बाकी वही जो आप अभी फिलहाल वो खुद से कर दो क्योंकि वो इसमें स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, बाकी आपको हेड ऑफिस के द्वारा वो बाद में जो है पेमेंट मिल जाएगी, बाद में आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। सो विच इज द रिम्बर्स बाय द हेड ऑफिस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन एन इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम पे वो टाइम टू टाइम हेड ऑफिस के द्वारा रिम्बर्स किया जाता है। तो सच ब्रांचेस डू नॉट मेंटेन द अकाउंट्स बुक फॉर एसरटेन ऑफ द प्रॉफिट और लॉसेस। तो जो ऐसी ब्रांचेस होती हैं वो यानी कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस को निकालने के लिए अकाउंट के बुक को मेंटेन नहीं करती, ठीक है। तो सच ब्रांचेस डू नॉट मेंटेन द अकाउंट बुक फॉर एसरटेन द प्रॉफिट और लॉसेस, बट इन ऑर्डर टू सप्लाई द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन टू द हेड ऑफिस, ठीक है, कह रहे हैं कि रिक्विजिट इंफॉर्मेशन को हेड ऑफिस में सप्लाई करने के में, तो यानी कि सम मेमोरेंडम रिकॉर्ड जैसे कि कैश बुक है, स्टॉक यानी कि कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, सेल्स बुक आर मेंटेन, ठीक है, हमें इन सभी के मेमोरेंडम रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, इन सभी के मेमोरेंडम को, ठीक है ना, मेंटेन करने के लिए, तो ये कि जैसे हमारे पास कैश बुक है, स्टॉक रजिस्टर है, सेल बुक है, इन सभी को हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सच ब्रांचेस डू नॉट मेंटेन द अकाउंट बुक, तो यानी कि जो सच ब्रांचेस हैं वो इनकी अकाउंट बुक को मेंटेन नहीं करते प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, ठीक है, बट इन ऑर्डर टू सप्लाई द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन टू द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को रिक्विजिट इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के ऑर्डर में, कह रहे हैं कि जो सम मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है जैसे कि कैश बुक है, ठीक है, जैसे कि सेल बुक है, स्टॉक रजिस्टर है, कैश बुक है, आर मेंटेन्ड, इन्हें मेंटेन्ड किया जाता है, ठीक है। पहले बताओ, क्लियर हुआ है इतना? ठीक है, आगे मूव यस ऑन करूं। मैम। नाउ द यस मैम। मेथड, ठीक है, अभी तो मैंने आपको देखो सिंपल जो हमारे पास डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस के आपको जो भी मेथड्स हैं वो बताए हैं। नाउ इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के जो हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हम उन्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसे करेंगे। दो
मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर द डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए अकाउंटिंग के मेथड्स। द अकाउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट ब्रांच डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज। ऑब्वियसली साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, टाइप ऑफ द एक्टिविटीज और जो ऑपरेशन के मेथड्स के ऊपर किस तरीके से हेड ऑफिस क्या है अपने कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। हो सकता है कि जो एक्सरसाइज कर रहा है वो एक में बिल्कुल 100% कंट्रोल है, कि लाइक स्मॉल मूवमेंट भी जो है और जो कि ब्रांच में होगी वो हेड ऑफिस के द्वारा ही की जाएगी। मान लीजिए एक में आपके पास कितना है 70% और एक में आपके पास 50% है। सो द अकाउंटिंग अरेंजमेंट जो है डिपेंडेंट ब्रांच का, अकाउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट ब्रांच डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज, टाइप ऑफ द एक्टिविटीज उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक्टिविटीज के टाइप पे, ऑपरेशंस के मेथड ऑफ ऑपरेशन में, ठीक है, यानी कि उसके कंट्रोल की डिग्री ऑफ कंट्रोल पे जो कि हेड ऑफिस के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, एंड डिग्री ऑफ द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, ठीक है, कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अकाउंटिंग के कौन डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। सो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्या है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अकाउंटिंग के मेथड्स कौन से हैं। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, नंबर वन इज योर द डाटा सिस्टम है, सेकेंड इज योर द स्टॉक एंड डाटा सिस्टम है, थर्ड इज योर द फाइनल अकाउंट सिस्टम है, फोर्थ इज योर द होलसेल ब्रांच सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि वी हैव अ फोर टाइप्स, बट ऑल द फोर टाइप्स आर नॉट इन अवर सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में डाटा सिस्टम है और स्टॉक एंड डाटा सिस्टम है, ठीक है। एक बार मैं इसको अच्छे से आपके सिलेबस को देख लूंगी कि हमारे में शायद फाइनल अकाउंट सिस्टम और होलसेल ब्रांच सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, और जो मेनली जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डाटा सिस्टम से और आपके स्टॉक एंड डाटा सिस्टम से ही आए हैं। सो दिस इज द मेथड्स ऑफ द अकाउंटिंग डाटा सिस्टम। इन द डाटा सिस्टम वी हैव द इनवॉइस एट द कॉस्ट प्राइस पे इनवॉइस है, या तो हमें इनवॉइस करना है इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, और स्टॉक एंड डाटा सिस्टम, ठीक है। अब हम जो ब्रांच डाटा सिस्टम है इसे हम मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही आवाज। मैम आ रही है आवाज। वॉइस आ रही है, मैम एक आ बार रही है। आप भी अपना प्लीज चेक कर लो, देखो फुल है, आप भी एक बार अपना चेक कर लो। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको ठीक है समझाती हूँ, फिर हम इसका इलस्ट्रेशन वन है उसे भी कवर करेंगे। ये वाले जो नोट्स जो मैं आपको इसमें से समझा रही हूँ ये आपके पास नहीं है होंगे, ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। मैम स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ। मैम पीडीएफ ग्रुप पे भेज दोगे? मैंने डाउनलोड कर लिया पीडीएफ। हाँ ये आपकी उस पे है, नेट पे आप उस पे सर्च करो। ये मैंने ओके ये डीयू की, ये डीयू की पीडीएफ है। अच्छा मैम एक बात पूछनी थी कि जो आपने हाँ टाइम टेबल भेजा था हमें उसमें थी हमारी इंग्लिश और सर के पास है हिंदी, ऐसा क्यों? नहीं, आपको जो डीयू में क्या है, आपको एक सेमेस्टर में हिंदी भी पढ़नी है, मतलब आपको एक साल में ना हिंदी भी पढ़नी है इंग्लिश भी पढ़नी है। अब आपके ऊपर है कि सेमेस्टर वन में आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं या सेमेस्टर टू में आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। आप देखो उसका सिलेबस में देखो, जो आपको सर के पास सिलेबस सिलेबस ही दिखाया नहीं है था ना आज। आज क्लास सिलेबस हो गई हमारी। आप नेट से डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा आपको सिलेबस, इसमें डालना, ठीक है, कि एस ओ एल एनसी आपको जो आपका सिलेबस है वो सबको वो सेम ही है। रेगुलर वाला सिलेबस मत डाउनलोड करना, रेगुलर के लिए नहीं, आपका अपना ठीक है नॉन कॉलेजिएट का और या एस ओ एल का आप सिलेबस डाउनलोड करोगे वहां से आपको मिल जाएगा। मैम आप अच्छा इस मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया ना तो उसमें भेज दियो ग्रुप में, ठीक है। हाँ प्लीज ग्रुप ग्रुप में आपको भेज देना। देना, सेंड कर बट देंगे। मैम हमारे पास तो 11th और 12th में तो हिंदी थी ही नहीं, मैथ्स थी ना, तो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैम अलग थी अलग हमारे रूल पास है। थी। बीकॉम जैसे मैं आपको बता, आप विदाउट उससे ना वालों की हिंदी होती है।
देखो मैं आपको बताती हूँ, वहां पे ना ऑप्शंस हैं, हिंदी ए, इंग्लिश ए, है ना, हिंदी बी, इंग्लिश बी, हिंदी सी, डी, है ना। इस तरीके से हिंदी के ए बी सी में, वैसे इंग्लिश के भी ए बी सी में ऑप्शंस हैं। ए वाले वो लोग लेते हैं जिन्होंने 11th 12th में, जैसे मान लीजिए आपने 11th 12th में इंग्लिश की थी, ठीक है, तो अगर आपने 11th 12th में इंग्लिश की है तो आपको फिर वहां से, आप इंग्लिश अगर आपने की है तो आपको इंग्लिश ए ले लेना। अगर आपने कहा कि मैम हमने हिंदी नहीं की है, तो आपने अगर हिंदी, जिन्होंने 11th 12th में स्टडी की तो वो हिंदी ए लेना। जिन्होंने हिंदी स्टडी नहीं की है 11th 12th में, तो वो फिर क्या लोगे, हिंदी बी लोगे, ठीक है। ओके अगर मैम। जिन्होंने 8 तक स्टडी की है हिंदी, ठीक है, तो वो हिंदी सी लेना। तो इस तरीके से ए बी सी का पैटर्न इस तरीके से अरेंज किया गया है। ये हम क्लास के बाद डिस्कस करें, ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। ठीक यस है। मैम। ये पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतने 2 मिनट म्यूट कर रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम बोलो। मैम आज बीओएम की क्लास होगी? ये हम बेटा, 1 मिनट, ये मैं आपको 12:30 बजे के बाद डिस्कस करती हूँ। मैम मैम ने बोला था कि आज होगी 2:30 बजे। हाँ, अगर मैम ने आपको इन्फॉर्म किया है तो ऑब्वियसली होंगी। ओके मैम, थैंक यू। Please take the screenshot if those who have not taken yet. मैम ले लिए। I hope done सभी का हो गया होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये यस स्कूल मैम। ऑफ, ये जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है ये पीडीएफ। मैम मैंने भेज दिए ग्रुप में। ओके गुड, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। डिपेंडेंट हमें मेन क्या समझना है, अभी तक हमने ना सिर्फ थ्योरी पार्ट को ही समझा है, ये पार्ट एग्जाम में नहीं आता। हमें एग्जाम के लिए कौन से न्यूमेरिकल्स पार्ट को कवर करना है। न्यूमेरिकल्स पार्ट में आपके पास क्या आएगा, आपको ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है और आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, ठीक है। अब मेन समझना हर एंट्रीज के बारे में, जितनी भी सारी हर एंट्रीज है ब्रांच अकाउंटिंग में, किस तरीके से सारी एंट्रीज होंगी, आप उन्हें अच्छे से एक बार रिकॉल करना, अच्छे से समझना। तो क्या लिखा है, ब्रांच डाटा सिस्टम में, दिस सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड व्हेन अ ब्रांच इज स्मॉल इन साइज। कह रहे हैं कि ये अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है, ये हम तब अडॉप्ट करते हैं कि जब ब्रांच क्या है, साइज में छोटा है, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड, अकाउंटिंग के इस सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं व्हेन अ ब्रांच इज स्मॉल इन साइज, कि जब जो ब्रांच है वो साइज में स्मॉल है। अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस ओपन्स ओनली वन अकाउंट फॉर ईच ब्रांच, ठीक है। कह रहे हैं कि इस मेथड के अंदर जो हेड ऑफिस है वो हर ब्रांच के लिए एक अकाउंट को ओपन करता है। तो head office opens only one account for each branch called the branch account, ठीक है। हेड ऑफिस जो होता है वो हर ब्रांच के लिए एक अकाउंट को ओपन करेगा,
प्लीज रिमेम्बर दिस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन अ, ठीक है, ब्रांच अकाउंट। तो अगर आपसे आता है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको ब्रांचिंग के लिए या फिर इसमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो आप समझ जाना कि ये आपका ब्रांचिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक हेड ऑफिस हर ब्रांच के लिए क्या ओपन करेगा, ब्रांच अकाउंट खोलेगा। ऑल दी ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट ब्रांच, ठीक है, उसी ब्रांच से रिलेटेड जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो क्या ब्रांच अकाउंट में होंगी। जैसे कि इसका नाम है, सजेस्ट किया गया है ब्रांच अकाउंट। सो ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी, चाहे वो यानी कि कैश की लेने की हो, देने की हो, जितनी भी सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं ब्रांच से, ठीक है, तो ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट ब्रांच, ठीक है, उस ब्रांच से रिलेटिंग जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, वो हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट ब्रांच, ठीक है, उस ब्रांच से रिलेटिंग जितने भी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, ये जो अकाउंट होता है, ये जो ब्रांच अकाउंट होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा। सो दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इज प्रिपेयर टू ascertain प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच, और ये ब्रांच के द्वारा जो भी प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, मेड किया जाता है उसे निकालने के लिए प्रिपेयर्ड होगा। एंड इज प्रिपेयर टू ascertain द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच। अ ब्रांच इज एज्यूम टू बी डेटर ऑफ द हेड ऑफिस, ठीक है, एक जो ब्रांच होता है वो क्या होता है, एक जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस का क्या है, डेटर होता है, ठीक है। एंड इट्स रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन्स दैट टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच, ठीक है, और ये उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो ट्रांजेक्शन्स आपके हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुई हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास ब्रांच अकाउंट है, इस ब्रांच अकाउंट से हम ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये जो ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और ये क्या, ये ब्रांच के द्वारा जो प्रॉफिट और लॉस निकाले जाते हैं उसे प्रिपेयर्ड करता है। सो दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इज प्रिपेयर टू ascertain प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच, ब्रांच के द्वारा जो प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है, निकाला जाता है, उसको ascertain करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अ ब्रांच को इज एज्यूम टू बी द डेटर ऑफ द हेड ऑफिस का डेटर है। इट रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन्स, ये सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होती है। सो इट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ये सभी उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होगी। सो इट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन्स दैट टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच, ठीक है, जो कि हेड ऑफिस और उसके ब्रांच के बीच में होती है, उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। क्या है, हेड ऑफिस में सेंड गुड्स टू ब्रांच। अब मेन चीज है, प्लीज इसे समझिएगा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक एक टॉपिक आपको एक एक इसकी एंट्रीज और इसके साथ साथ हमारा जो अकाउंट है उन्हें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बेसिस पे ही एक एक ट्रीटमेंट आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। सो हेड ऑफिस में सेंड द गुड्स टू द ब्रांच। अब मेन चीज क्या, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो ब्रांच को गुड सेंड करेगा या नहीं, पहले मुझे बताओ। मैम करेगा। करेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो ब्रांच है, वो उसी के ही गुड्स को क्या करेंगे, कंट्रोल सेल में। करेंगे। अब मेन चीज क्या है, हेड ऑफिस भी है, अपना एक ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करता है, क्या प्रिपेयर करता है, हेड ऑफिस एक ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करता है कि इतने गुड्स हमने ब्रांच में दिए हैं और ब्रांच को हमने ये दाम में दिए हैं, ठीक है, और ठीक है, ब्रांच से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, ये सब कुछ निकालना पड़ता है ना। सो हेड ऑफिस में सेंड द गुड्स टू ब्रांच, हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स भेजता है आइदर एट कॉस्ट प्राइस, या तो कॉस्ट प्राइस पे या फिर सेलिंग प्राइस पे,
ठीक है। सो हेड ऑफिस में सेंड गुड्स टू ब्रांच, कह रहे हैं हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, तो हेड ऑफिस में सेंड गुड्स टू ब्रांच आइदर एट कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस, और उसी सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, देता है, या तो कॉस्ट प्राइस पे देगा या किस पे देगा, सेलिंग प्राइस पे देगा। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स देता है, या तो कॉस्ट प्राइस पे गुड्स देगा या फिर वो सेलिंग प्राइस पे गुड्स देगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स दे रहा है, या कॉस्ट प्राइस पे गुड्स को देगा या फिर वो सेलिंग प्राइस पे गुड्स को देगा, तो ये हमें प्लीज ध्यान रखना है वहां कौन सी अप्रोच लिखी गई है। तो अब अगर उसे वो कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है, तो हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस अप्रोच को अडॉप्ट करना है। सो द हेड ऑफिस कैन प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक। ठीक है, तो जो हेड ऑफिस है वो अपनी बुक में ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करता है अडॉप्टिंग द कॉस्ट प्राइस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस में है, तो जहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस अप्रोच को अडॉप्ट करता है। ठीक है, और जहाँ पे वो सेलिंग प्राइस है तो वहां पे वो इनवॉइस है, तो यहाँ पे वो इनवॉइस प्राइस अप्रोच को फॉलो करेगा। ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो वहां पे कॉस्ट प्राइस अप्रोच फॉलो की जाती है, जहां पर क्या है सेलिंग प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है, वहां पे इनवॉइस प्राइस अप्रोच फॉलो की जाती है। क्लियर? द अकाउंटिंग प्रोसीजर इन दीज टू केसेस इज स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, इन दो केसेस में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझना है कि आपको कौन से बेसिस पे इनवॉइस की गई है। आपको कॉस्ट प्राइस अप्रोच के बेसिस पे इनवॉइस की गई है, या आपको सेलिंग प्राइस या आपको इनवॉइस प्राइस के बेसिस पे इनवॉइस की गई है। ठीक है, तो वही लिखा है कि हेड ऑफिस में सेंड द गुड्स टू ब्रांच आइदर एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, या तो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे करेगा, या तो कॉस्ट प्राइस पे या फिर सेलिंग प्राइस पे। अगर वो कॉस्ट प्राइस पे करता है तो अडॉप्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस अप्रोच। ठीक है, the head office can prepare the branch account in its book adopting the cost price approach। ठीक है, या फिर उसको यानी कि सेलिंग प्राइस पे है या फिर इनवॉइस प्राइस अप्रोच पे करता है। ठीक है, तो इन्हीं दो केसेस में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है वो स्लाइटली डिफरेंट है। अब इस पे देखते हैं, व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट। ठीक है, अगर हम गुड्स को कॉस्ट पे इनवॉइस करते हैं तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये हर ट्रांजेक्शन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर इनके लिए आपके लिए क्या है, ये एक अकाउंट है, ये ब्रांच अकाउंट है। एक एक ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं कौन से आपकी कहाँ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं। एक बार आप पहले ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, ब्रांच अकाउंट को अच्छे से देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसमें आगे मूव ऑन होंगे। ठीक है, ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इस ब्रांच अकाउंट इस ईयर एंडेड के लिए जो ब्रांच अकाउंट है, ठीक है, ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो नाउ सी दिस इज अवर द डेबिट साइड, और ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है, दिस इज द डेबिट साइड और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। ब्रांच अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वहां पे लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड। अब मेन है पर्टिकुलर्स में, डेबिट में अगर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है किसका, डेबिट साइड का, तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना, इफ द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है तो क्या हो जाएगा, ये टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। यहाँ अगर आपको इसका देखिए, ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब क्या है कि जैसे इतना स्टॉक है, ठीक है, इतने पेटी कैश है, इतने प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, दीज आर ऑल दी अवर एसेट्स। तो एसेट साइड्स कम्स हियर
एसेट साइड्स आपकी क्या होंगी, वो इसी साइड्स में आएंगी, और जो आपकी लाइबिलिटी साइड है वो आपकी यहाँ आएंगी। ठीक है, एसेट साइड आपकी इस रो में आएंगी, और जो आपकी लाइबिलिटी साइड है वो आपके इस रो में आएंगी। सो टू बैलेंस बीडी, तो ये क्या है, टू बैलेंस बीडी, ये हमारा ओपनिंग बैलेंसेस है। तो टू बैलेंस बीडी इज अवर द ओपनिंग बैलेंसेस है। ठीक है, ये हमारा जो टू बैलेंस बीडी हमारा एसेट्स का ओपनिंग क्या है, बैलेंसेस है। तो क्या हो जाएगा, स्टॉक कहाँ पे आएगा, आपका कॉस्ट प्राइस में स्टॉक आएगा। ठीक है, सो टू बैलेंस बीडी ये हमारा एसेट्स का ओपनिंग बैलेंसेस है। तो ठीक है, ये देखिए, तो स्टॉक आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस पे हो गया, पैटी कैश ऑब्लिक इम्प्रेस्ड कैश है। ठीक है, स्टॉक आपका, क्योंकि ध्यान रखना ये आप कॉस्ट प्राइस बेसिस पे कर रहे हो, सो स्टॉक को आपको कॉस्ट प्राइस पे ही लिखना, क्योंकि अगर आप इनवॉइस प्राइस पे लिखोगे, एक चीज आपने कॉस्ट पे लिख रहे हो, दूसरा आप इनवॉइस प्राइस पे लिख रहे हो, ऐसा करने से जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो स्टॉक आपने जो जितना भी आपके पास ब्रांच में जितना भी स्टॉक है तो कॉस्ट प्राइस पे लिखा, कितने भी क्या है, पैटी कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, प्रीपेड। सो पैटी कैश आपने लिख दिया, फिर आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने लिख दिया। ठीक है, तो द स्टॉक आपने, ठीक है, टू बैलेंस बीडी में स्टॉक आपने लिख दिया, पैटी कैश है वो आपने लिखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कोई भी जो एक्सपेंसेस है उन्हें हमें क्या पहले से पे करना है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने लिख दिया, एंड देन द सन्ड्री डेटर्स, जितने भी आपके पास क्या है, सन्ड्री डेटर्स है। एंड ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स इन द बिगनिंग, बिगनिंग में जो भी आपके पास क्या थी, फिक्स्ड एसेट्स थी। सो ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेटी कैश, और ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारे पास स्टॉक है। नेक्स्ट इज अ बाय बैलेंस बीडी, बाय बैल ये है टू बैलेंस बीडी, तो ये एसेट्स का है हमारे लिए, और दिस इज ऑफ द अवर, ठीक है, फॉर लाइबिलिटी साइड। सो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द लाइबिलिटीज, ये हमारी लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस हैं बाय बैलेंस बीडी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाइबिलिटीज के कोई भी आपको बैलेंसेस गिवन होंगे तो वो सारे बैलेंसेस आपके पास यही आएंगे। ये प्लीज अंडरस्टूड दिस। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना, एसेट साइड का बैलेंस यहाँ आएगा, डेबिट साइड का बैलेंस आपके पास यहाँ आएगा। अब आइए यहाँ पर, कह रहे हैं कि ब्रांच ने, कि मान लीजिए ब्रांच कोई भी खर्चा करती है। ठीक है, ब्रांच कोई भी खर्चा करती है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा हमारे डेबिट होते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी आपने एक्सपेंसेस को डेबिट किया है। तो देखा जाए तो ये एक तौर पे ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का मिक्सर है। ठीक है, मिक्सर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बैलेंस शीट में क्या था, इस साइड आपके एसेट्स आ गए, यहाँ लाइबिलिटीज आ गई, है ना। फिर आपके पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या था, कि यहाँ आपके पास जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, जो भी एक्सपेंसेस किसने, ये है ब्रांच ने किए हैं। ठीक है, और यहाँ आपके पास इनकम्स आ जाएंगी, ठीक है, जो भी ब्रांचेस को मिला है, रिसीव किया गया है। तो एज सिंपल है, ठीक है ना, इट इज अ मिक्स मैच ऑफ द बोथ द अकाउंट। सो अगर यहाँ पे इस एंट्रीज को अच्छे से समझिए, क्या लिखा हुआ इस एंट्रीज में, तो टू कैश है, तो टू कैश अकाउंट, द लोकल परचेजेस बाय द ब्रांच, ब्रांच के द्वारा जो कोई भी लोकल परचेज दी गई है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया मैम है, आवाज टू ब्रेक हो रही है। बैलेंस बीडी है। ठीक है, अभी मैम अब ब्रेक वॉइस हो गई voice? अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है, मैम अब सही आ रही है। इतनी मैम लेट आप अब सही यस मैम। एक मिनट रुक, करती हूँ।
अच्छी वॉइस आ रही है क्या आपको? नो मैम, ब्रेक हो रही है। यस मैम। अभी भी वॉइस ब्रेक हो हाँ रही है। मैम। नो मैम, क्लियर है। अब सही है मैम। हेलो हेलो। मैम वॉइस क्लियर है अब। अब क्लियर है? यस मैम। ब्रांच उनका मैम नहीं है अभी। जो उनकी लाइब्रेरी साइड मैम ब्रेक हो रही है। क्लियर नहीं है वॉइस। नो ब्रेक मैम, नॉट क्लियर है दोबारा। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, 1 मिनट कर रही हूँ। मैम ने लीव कर दिया। श्रुति म्यूट कर दो, आपको सॉन्ग सुनना है ना तो आप यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। मैम लीव क्यों हो गई? नेटवर्क चला गया, मैम का नेटवर्क चला गया होगा। तो अभी फिर दूसरा ज्वाइन करना पड़ेगा। चिल करो, चिल। गाने में जाओ।
मैम वापस आएंगी कि हमें दूसरा ज्वाइन करना पड़ेगा? पता नहीं। ट्वेल्व 18 तो हो ही गए हैं यार। अब मैम को अटेंडेंस लेनी नहीं चाहिए अब तो, और फिर मैम हिंदी के बारे में भी कुछ। हेलो हेलो, यस यस मैम। मैम। अब मेरी वॉइस देखो। यस मैम। अब मेरी वॉइस आ रही है? मैम अब क्लियर है, मैम क्लियर है। मैम चलो क्लियर है। ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट का देख लेते हैं। ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जो भी हमारा ईयर एंडेड के ब्रांच अकाउंट में हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, कौन सा है? यहाँ पे आपके पास एसेट साइड में आएगा, जैसे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी आपके लिए क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस है एसेट्स की। सो टू बैलेंस, हेलो, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ये दिव्या कुमारी, आप इतनी लेट क्यों आपने ज्वाइन किया है दिव्या? मैम हम लैपटॉप में कर रहे हैं मैम, वो क्या कहते हैं मैम, इस फोन में ना मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी हम फोन पे कर रहे थे तो हम दोबारा लैपटॉप में कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड में। तो स्टार्टिंग साइड में आपके लिए क्या आ गया है? एसेट साइड है। सो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ये टू बैलेंस बीडी दैट वन। ठीक है ना, यहाँ तक आपके पास एसेट साइड में है। एंड यहाँ अगर लायबिलिटी साइड है, आपको लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी खर्चे हैं, कोई भी खर्चे हैं जो कि ब्रांच ने पे किए हैं। सो टू कैश है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? लोकल परचेजेस बाय ब्रांच, ब्रांच के द्वारा जो लोकल परचेजेस किए गए हैं। तो टू कैश अकाउंट आपके लिए आ जाएगा लोकल परचेजेस बाय ब्रांच। क्लियर? ठीक है, ब्रांच ने जो भी एक्सपेंस किए हैं तो वो आपके लिए आ जाएगा। अब मेन यहाँ पे देखिए कि कोई भी जो गुड्स हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स ब्रांच को भेजे गए हैं, किसने सेंड किए हैं? आपको, यानी कि ब्रांच को जो गुड्स भेजे गए हैं। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो जो गुड्स हैं जो ब्रांच अकाउंट को भेजे गए हैं वो आ जाएगा आपके पास एट कॉस्ट प्राइस। ये आपके कॉस्ट प्राइस पे है। सो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो ब्रांच अकाउंट को गुड्स भेजे गए हैं। ठीक है, टू गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांचेस। ठीक है, जो भी गुड्स हैं जो ब्रांच अकाउंट को भेजे गए हैं कॉस्ट प्राइस पे, और जो टू गुड्स जो कि अदर ब्रांचेस के द्वारा सेंड किए गए हैं। सो टू गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांचेस। तो ये ध्यान रखना, जो भी ब्रांचेस को गुड्स मिले हैं, जो ब्रांचेस को गुड्स सेंड किए गए हैं, वो आपका डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अदरवाइज यानी कि जो मान लीजिए ब्रांच ने, मान लीजिए कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि क्या हो गए हैं? वेस्टेज हैं, या जो भी गुड्स हैं यानी कि वेस्टेज है या जो भी है, वो जो गुड्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, आपने उन्हें हेड ऑफिस को वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो रिटर्न कर सकते हो। तो वो आपका रिटर्न का गुड्स यहाँ आएगा, ध्यान दीजिए, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच के द्वारा जो, क्योंकि देखो गुड्स मिलना वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स मिलना आपके लिए एसेट साइड है। तो गुड्स का मिलना एसेट है और उसको रिटर्न करना, ठीक है, एसेट नहीं होगा। तो गुड्स आपको मिले हैं, ब्रांच को अकाउंट को मिले हैं, तो गुड्स सेंड किए गए हैं ब्रांच अकाउंट में एट द कॉस्ट प्राइस। तो गुड्स सेंड बाय द अदर ब्रांचेस, जो गुड्स हैं वो अदर ब्रांचेस के द्वारा भेजे गए हैं। सो टू गुड्स सेंड बाय द अदर ब्रांचेस के द्वारा जो गुड्स सेंड किए गए हैं। ठीक है,
अब फिर यहाँ देखिए, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो गुड्स हैं वो ब्रांच अकाउंट को भेजे गए हैं गुड्स, ठीक है। अब फिर आपके पास यहाँ आप बाय हेडिंग वही डालोगे, ये आप ये मत सोचना कि हेडिंग यहाँ पे अलग से हेडिंग है। ये गुड्स जो रिटर्न कर रहे हो और जो डायरेक्टली कस्टमर ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, ये इन दोनों की हेडिंग में है आपके पास। हेडिंग सेम रहेगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के हेडिंग साइड में, वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। सो गुड्स रिटर्न किए गए हैं ब्रांच के द्वारा, एक नंबर 1 ये हेडिंग भी इसी नेम से आएंगी। और सेकंड, जो गुड्स रिटर्न किए गए हैं ब्रांच के द्वारा कस्टमर ने, जो कि हेड ऑफिस को डायरेक्टली रिटर्न किया है, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ठीक है, ब्रांच के द्वारा जो गुड्स रिटर्न किए गए हैं कस्टमर्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस, कस्टमर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, ठीक है। आपके पास क्या हो गया, इतना ये सारा आपका एसेट्स हो गया, ये आपकी लायबिलिटीज है, ये आपके पास कैश एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो गुड्स सेंड किए गए हैं ब्रांच अकाउंट को, गुड्स भेजे गए हैं अदर ब्रांचेस के द्वारा, जो गुड्स सेंड किए गए हैं, ठीक है, ये रिटर्न किए गए हैं गुड्स। अब कुछ एंट्रीज आपके पास ऐसी हैं, यहाँ देखिए, तो बैंक में ये हेड ऑफिस ने जो कोई भी क्या है रेमिटेंसेस दिए हैं, तो कोई भी कुछ मिलेगा, चाहे आपको गुड्स मिले हैं तो यहाँ डेबिट साइड में है, अगर कोई पैसे मिले हैं, कैश मिले हैं, ठीक है, वो सभी भी आपका बैंक अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया मैम। अब इसमें आगे आपके लिए क्या है, ठीक है, यहाँ तक में हेड ऑफिस ने कोई भी एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं वो सब कुछ आपके इस अकाउंट में है। नाउ द टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी क्या है आपके लिए, क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लायबिलिटीज का कोई ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ आपके पास लायबिलिटीज का एंड का कोई बैलेंस गिवन है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। सो टू बैलेंस सीडी, यहाँ आपके पास क्या है लायबिलिटीज का ओपनिंग, तो और ऑन्डिंग आपके इसके लिए लायबिलिटीज एट द एंड में लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सो हियर कम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लायबिलिटीज एट द एंड, एंड इन दिस इज बाय द बैलेंस सीडी। सो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द एसेट्स एट द एंड, ठीक है, एट द एंड में एसेट्स की जो भी हमारी क्या है क्लोजिंग बैलेंसेस है। सो बाय बैलेंस सीडी में क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द एसेट्स एट द एंड, ठीक है। कॉस्ट आ गया, आप स्टॉक आ गया आपका कॉस्ट प्राइस पे, पेटी कैश है, सन्ड्री डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश इन ट्रांजिट है, यानी ठीक है रास्ते में ट्रांजिट में कैश है, गुड्स इन ट्रांजिट है, ठीक है, मैम आवाज फिर वही ब्रेक सब हो रही कुछ है। है। और फिक्स्ड एस, स्टिल माय वॉइस इज नॉट कमिंग, ठीक है, वाईफाई इज शोइंग द फुल नेटवर्क स्टिल, मैम हेलो, मैम क्लियर है। क्लियर है? अभी हो रही थी ब्रेक। प्लीज क्लियर। चेक, ओके ओके, मैम सो क्लियर प्लीज है। चेक, प्लीज चेक योर, ठीक है, वाईफाई ऑल्सो, योर कनेक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, जितने भी सारे बैलेंस सीडी है, ये बैलेंस सीडी में, तो हियर कम्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे एट द एंड में एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एट द एंड में एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स, ठीक है, स्टॉक आपके पास पेटी कैश है, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांजिट में जो कैश है रास्ते में, ठीक है, कोई कैश है, गुड्स इन ट्रांजिट है, या फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड, एट द एंड में जो आपके पास क्या है फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्लियर। सो आपके पास क्या आ गए यहाँ पे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये बैलेंसिंग फिगर को निकाल रहे हो, बैलेंसिंग फिगर को आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो लिखा हो जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहाँ आपने ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट, सो टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ आ जाएगा बाय, ठीक है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में लॉस के हेडिंग से, तो
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस और यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है। सो एक बार आपको इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, ये मैं आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ। तो फिर उसके बाद आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्मॉल स्मॉल, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। नाउ द इलस्ट्रेशन नंबर 1। और नेक्स्ट में हम इसकी आगे के जितने भी जर्नल एंट्रीज हैं, क्योंकि एक बार ब्रांच अकाउंट समझ में आ जाएगा देन एंट्रीज भी करना बहुत सिंपल है, इजी है। Following is the information relating to the Jaipur branch for the year ending 31st March 2020 2010। कह रहे 2010 से ईयर एंडिंग में, ठीक है, जयपुर ब्रांच से रिलेटिंग ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सो प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। सो हमें हेड ऑफिस के बुक्स में एक ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। सो प्लीज, ठीक है ना, चेक कि ये हमें कॉस्ट बेसिस पे गिवन है या हमें इनवॉइस बेसिस पे गिवन है, कि ये हमें कॉस्ट प्राइस पे गिवन है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कॉस्ट प्राइस का जो मेथड है उसे ही कवर कर रहे हैं, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस पे गिवन है। So this is the opening balances on 1st April 2009। So ये 1st April 2009 का ये हमें opening balances given है। So the stock at branch पे जो हमारे स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पे है 75,000। डेटर्स एट ब्रांच पे जो डेटर्स हैं पैटी कैश है ब्रांच पे। गुड सेंड टू ब्रांच को जो गुड सेंड किए गए, सब कुछ आइटम्स हम वन बाय वन देखते हैं, फिर इनके हम ट्रीटमेंट्स करेंगे ब्रांच अकाउंट में। ठीक है। और हमें यानी कि 1 अप्रैल 2009 में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन था और फिर हमें 31 मार्च 2010 में उसका जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो हमें गिवन है। सो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2010। ठीक है, 31 मार्च 2010 में हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है। सो देखिए क्या लिखा है इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस, तो सबसे स्टार्टिंग में टू बैलेंस बीडी, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट आपके पास है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो आपके पास स्टॉक यहाँ कितना हो जाएगा, ब्रांच में स्टॉक कितना है 75,000, डेटर्स में ब्रांच में 1,50,000। ठीक है, पैटी कैश है ब्रांच में, आप उनको समझिए। तो आपके पास क्या है, टू बैलेंस बीडी में स्टॉक कितना है 75,000, डेटर्स कितना है 1,50,000, पैटी कैश आपके पास है। ठीक है, ये सारे आपको एसेट्स गिवन थे, कुछ नहीं किया, एज इट इज आपने उतार दिया। ठीक है, यू हैव टू जस्ट लर्न द फॉर्मेट ऑफ द, ठीक है ना, ब्रांच अकाउंट। सो इट्स एंट्रीज आर सो मच इजी। सो आपको सिंपल इसके जो एसेट्स थे, ठीक है ना, आई हैव कंप्लीटली, ठीक है, जोट डाउन द सेम एसेट्स। ठीक है, जितने सारे सेम एसेट्स थे उन सभी को हमने लिख दिया। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट देखते हैं वन बाय वन। दिस इज अ गुड सेंड टू ब्रांच। अब ये ब्रांच को एसेट्स मिला है ना, तो ये सारा भी आपका डेबिट साइड में आएगा। तो कैश में सेल हुई है कैश में, ये इनकम है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपकी इनकम है। ठीक है, अब हम उसे कहाँ पे लिखेंगे, अब ये इनकम साइड है, तो इनकम साइड मैंने आपको क्या बताया, एक्सपेंस यहाँ आएंगे, तो इनकम कहाँ आएंगे, यहाँ पर कैश सेल्स हुई है, देखो बॉस के जैसे ही आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया है, कैश सेल्स है हमारे पास, कितना है 3 लाख आ गया। एंड देन जो ब्रांच को गुड्स सेंड किए गए हैं, ब्रांच को गुड्स मिले हैं, तो कितना आ गया 12,60,000। अब फिर से देखते हैं और एंट्रीज कौन सी है, कैश रिसीव की गई है, ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच ने गुड्स वापस कर दिए, ब्रांच ने, यानी कि ब्रांच को कोई भी गुड्स होंगे जो क्या हो सकता है कि बेकार हो, जब गुड्स मिले थे ब्रांच को वो हमने डेबिट में किया। अब जब ये गुड्स ब्रांच रिटर्न कर रहा है तो वो हम कहाँ करेंगे, वो हम क्रेडिट साइड में करेंगे। क्लियर। सो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया कि हमने
गुड्स सेंड किए गए हैं ब्रांच को, तो यहाँ पे लिख देना कि रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है 10,000। कैश रिसीव किया गया है डेटर्स के द्वारा, जो कैश रिसीव किया गया है वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो एंट्रीज हमें क्रेडिट सेल, ठीक है, देखो क्रेडिट सेल की एंट्रीज नहीं होंगी क्योंकि ये उधार की सेल की गई है, ठीक है, इसकी एंट्रीज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अब है चेक सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को चेक भेजा गया, यानी ब्रांच के ये एक्सपेंसेस थे, ब्रांच के ये खर्चे थे, तभी तो ब्रांच को ये चेक क्या क्या सेंड किया गया है। सो चेक सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को ये चेक सेंड किए गए हैं। सैलरीज है 45,000, ठीक है, रेंट के ये खर्चे हैं, तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपका कहाँ आएगा, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। सो टू बैंक में आपके जो सैलरीज है, रेंट है, जितने भी सब कुछ आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपको ट्रीटमेंट में देखो क्या गिवन है, क्या बचा, क्लोजिंग बैलेंस बचा है। आपके पास लायबिलिटीज का बैलेंस नहीं था गिवन, तो हमने उन्हें नहीं लिखा, फिर हमें जो एसेट साइड में ही उसका जो एसेट साइड का जो बैलेंस था वो हमें गिवन है। सो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2010 में हमें क्लोजिंग बैलेंस है वो गिवन है, तो हमने जो क्लोजिंग बैलेंस, देखो स्टॉक है, डेटर है, पैटी कैश है, वो हमने यहाँ पे कॉस्ट पे ही है, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके अलावा आप कंप्यूट करोगे कौन सा पार्ट ज्यादा है कम है, तो आपने इसी में टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट निकल के आया, दिस कम्स टू योर द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर गिवन है। आपको इसमें से कुछ भी गिवन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कम से कम आपको ये इंफॉर्मेशन तो गिवन ही होंगी। आज हमने ब्रांच का एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन किया है कि जिसमें, ठीक है, आपके पास एसेट्स यहाँ, लायबिलिटीज यहाँ, एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, जो भी इनकम्स है वो यहाँ आ जाएंगी। ध्यान रखना है कि क्रेडिट सेल्स इस मेथड के अंदर, क्योंकि ये हम कॉस्ट प्राइस बेसिस पे कर रहे हैं, तो इस मेथड के अंदर क्रेडिट सेल्स आपको ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करते। सो क्रेडिट सेल्स आर नॉट शोन इन द ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो जो आपकी क्रेडिट सेल्स है उन क्रेडिट सेल्स को हम ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। सो क्रेडिट, ठीक है, सेल्स है वो आपके ब्रांच अकाउंट में शो नहीं होती। अब इसमें कोई डाउट है किसी को, ब्रांच अकाउंटिंग में देखो इन द बुक्स ऑफ द, नो मैम। मैम ये जो मैम अरे यार, हाँ क्या बोला आपने, गुड सेंड टू दी ब्रांच। देखो अगर देखो ब्रांच को मिला है गुड्स, क्योंकि ब्रांच को गुड्स मिलना तो एक एसेट हो गया है ना, तो वो आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन ब्रांच ने गुड्स वापस कर दिया, ये रिटर्न है, हेडिंग यही आएगी, हेडिंग आपकी सेम आएगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हेडिंग इज योर द सेम। यहाँ लेकिन फॉर्मेट में लिखा होगा रिटर्न कर दिया, आपने ब्रांच से क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो क्या होगा आपके पास 10,000। अगर आपने ब्रांच से उसे रिटर्न कर दिया तो आपके लिए क्या हो गया, वो 10,000 जो आपने वो रिटर्न किया है वो आपके लिए क्रेडिट हो गया। मैम इस टाइम हम ब्रांच के साइड से है ना। क्या आपकी आवाज नहीं आई? मैम मैं बोल रही हूँ कि जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम ब्रांच के साइड से है ना, मतलब अगर रिटर्न हुआ है तो फिर। हाँ हाँ, आप ब्रांच के साइड से है, जैसे ब्रांच एक जयपुर ब्रांच अकाउंट है ये, लेकिन ये कौन प्रिपेयर कर रहा है, हेड ऑफिस बना रहा है, बना हेड ऑफिस रहा है भाई। हेड ऑफिस को तो हर अलग अलग ब्रांचेस में कितनी पेमेंट आई है, कितना गुड्स गया है, कौन प्रिपेयर कर रहा है, हेड ऑफिस अपनी किताब में बना रहा है जयपुर का ब्रांच अकाउंट। अब मेन जो प्रिंसिपल जो मतलब है, तो जो प्रिंसिपल पर्सन है, जो मेन पर्सन है, वही तो प्रिपेयर करेगा, और कौन प्रिपेयर करेंगे अकाउंट को। हम, आपका एक हेड ऑफिस है, आप एक हेड ऑफिस ही तो अपने उस अकाउंट को प्रिपेयर करेगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, तो देखो कस्टमर से कैश या डेटर से
कैश रिसीव किया गया, आपको बताया मैंने कि जो इनकम है, इनकम आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस, आपके, ठीक है ना, जो सब कुछ यहाँ इस साइड में आते हैं खर्चे, और आपके जो इनकम्स होती है कहाँ आती है, इनकम्स आपकी क्रेडिट साइड में आती है। तो ये बैलेंस शीट का और आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक मिक्स मैच है। यहाँ आपकी एसेट्स आ गई, यहाँ लायबिलिटीज है, जितने भी आपके गुड्स आए हैं, कैश जो भी आपको वहां से ब्रांचेस से मिला है, डेबिट हो जाएगा। जो आपको इनकम्स आपकी मिली है, ठीक है, ये आपको देखा जाए तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको कहाँ से मिले, ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको हेड ऑफिस से मिले हैं, ठीक है ना। हेड ऑफ मतलब ये आपके खर्चे हैं ना, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे लिख दिया, और आपको ये जो इनकम्स लिखी गई हैं, चाहे वो कैश सेल्स हो, आपकी क्रेडिट सेल तो इनकम नहीं है, सेल हुई है लेकिन क्रेडिट सेल है, वो इनकम नहीं है, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, इस मेथड के अंदर नहीं आएगी, ठीक है ना। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर आपकी जो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल है वो इस मेथड के अंदर नहीं आएगी। और कोई डाउट है किसी को? यस मैम। मैम हाँ पूछो। मैम जो क्रेडिट साइड में जो 10,000 है फर्स्ट एंट्री, तो उसे हम इनकम मान सकते हैं? ये इनकम थोड़ी ना है, ये इनकम है क्या? आपने खुद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ मुझे यहाँ पर। ब्रांच। ये क्या लिखा है, रिटर्न वर्ड नहीं दिखा आपको? रिटर्न, यस मैम। रिटर्न ब्रांच फ्रॉम से ब्रांच। वापस हो गया, यस ब्रांच मैम। को गुड्स मिला तो डेबिट हो गया, जैसे एसेट साइड में होता है, एसेट्स कम हो गया ना, एसेट्स का यस कम मैम, होना, समझ गई तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यस मैम। तो रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच से वापस हो गया बच्चा, ये ब्रांच से वापस हो गया। सो बाय द गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो गुड्स थे वो हमने ब्रांच अकाउंट को क्या कर दिया, भेज दिया, हमने ब्रांच Okay, अकाउंट को ma'am. वो गुड्स सेंड कर दिया। मैम मैम बोलो। मैम ये हमारे बोलो। इसमें नया चैप्टर है ना? किसमें न्यू चैप्टर है? हाँ ये आपका ब्रांच अकाउंट है, न्यू यूनिट है। मैम ये हमारा नया सिलेबस है, ये ऐड हुआ है नए सिलेबस में। हाँ ये आपके ब्रांच अकाउंट है न्यू सिलेबस में। ओके मैम। मैम ब्रांच अकाउंट है, हाँ बोलो। मैम ये इसमें मतलब ओनली कैश से जो रिलेटिव होगा वही ट्रांजैक्शन वो यूज करेंगे ना बस? समझ नहीं आया, बोल दो। मैम जैसे कि इस मतलब ओनली जो कैश है, कैश ट्रांजैक्शन। हाँ अभी हम जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बेसिस में जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो ही हम इसमें करेंगे। जो आपकी क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी इस मेथड के अंदर। अलग अलग डिफरेंट मेथड हमें कवर करना है, इस मेथड्स में नहीं होंगी। ओके मैम। मैम क्वेश्चन क्लियर हो गया अब? सभी को क्लियर हुआ है नहीं? यस मैम, हो गया। यस मैम। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप किसी को कोई डाउट नहीं है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पीडीएफ मिल गई है, वो क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, डोंट वरी।